हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल प्रिपेयर विद इच्छा। देखिए, GS5 हम कर रहे हैं। हमने सबसे पहले किया था, एक बार फिर से बता देती हूँ ताकि जिन लोगों को कन्फ्यूजन हो उनको ना कन्फ्यूजन कोई ना रहे। पॉइंट 11 किया था, तो सबसे पहले आपको 11 दिखता है, फिर लैंड रिफॉर्म्स वाला दिखता है, क्योंकि हम सिलेबस के पॉइंट वाइज चल रहे हैं। ठीक है, फिर हमने पॉइंट 9 किया, इसके 2-3 वीडियोज़ हैं, तो 9 लोकल सेल्फ गवर्नमेंट 1, 2, 3 करके इसके वीडियोज़ हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम जंप कर गए थे टॉप पर एंड पहला और दूसरा टॉपिक कर लिया है हमने सिलेबस का। तीसरे वाले का ये आखिरी वीडियो है। अगर कुछ रहे बच जाएगा मॉडर्न हिस्ट्री का तो फिर भी वो मैं करवा दूँगी। इससे रिलेटेड मॉडर्न हिस्ट्री वाला जो पार्ट है उसके ऑलमोस्ट मैंने सारी चीज़ें करवा दी हैं। इन केस आपको लगता है कि कुछ पार्ट रह गया है तो कमेंट करके बता सकते हैं। फिर मेरी कोशिश रहेगी कि सीक्वेंस में ही हम चलें। ठीक है, तो जो थंबनेल में नंबर्स लिखे रहते हैं उसका कंफ्यूजन मत रखिएगा, ये सिलेबस के पॉइंट वाइज है। तो मॉडर्न हिस्ट्री में क्या कर रहे थे, हमने पिछली बार नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट तक देख लिया था। उसके आगे आज देखेंगे। देखिए, इसको स्टार्ट करें उससे पहले यदि आप चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ देखिए, इसकी हम शुरुआत करें उससे पहले अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना प्लीज़ मत भूलिएगा। देखिए, और GS6 की बात रही तो हम पहले GS5 पर फोकस करेंगे, उसके बाद अगर टाइम अलाउ करेगा तो फिर GS6 करेंगे। अदरवाइज़ GS5 तक ही मेरा प्रॉमिस है। बाकी GS6 का कुछ अगर इम्पोर्टेंट ऐसा लगेगा तो वो मैं करवाने की कोशिश करूँगी, मगर GS6 के लिए एज सच मैं अभी कुछ कंफर्म नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, एनीवेज वापस आ जाते हैं, थोड़ा सा आउटलाइन देख लेते हैं। NCM तक यानी कि असहयोग आंदोलन तक हमने देख लिया था। उसके बाद क्या होता है, जो मोटे मोटे मूवमेंट्स आते हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि उसमें क्या भूमिका रही उत्तर प्रदेश की, क्योंकि असहयोग आंदोलन में क्या उत्तर प्रदेश की भूमिका थी, इससे संबंधित 2023 में क्वेश्चन पूछा गया। तो ये हमने देख लिया है। इसके बाद आएगा CDM यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये 1930 में आता है। और उसके बाद एक जो मूवमेंट आएगा क्विट इंडिया मूवमेंट, ये आएगा 1942 में। अब देखिए, क्रोनोलॉजी आपको पता होना चाहिए, इनके बीच में बहुत सारी छोटे इवेंट्स हुए हैं, इंपॉर्टेंट इवेंट्स भी हुए हैं, वो आपको मॉडर्न हिस्ट्री की क्रोनोलॉजी में पता होंगे। उत्तर प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम चीज़ों को देखें तो उसमें आज सच कोई बहुत महत्वपूर्ण चीज़ नहीं हुई। ठीक है, कि ये चीज़ सिर्फ उत्तर प्रदेश में थी, ये उत्तर प्रदेश का बहुत इंपॉर्टेंट, वो इंडिया के लेवल में पूरे एक साथ चल रही थी ब्रिटिश इंडिया में। कुछ इवेंट्स उत्तर प्रदेश में भी घटित हो रहे थे। ठीक है, तो हो सकता है कि आपसे कुछ इनके अलावा भी पूछ लिया जाए किसी इवेंट पर कि अच्छा इसमें बताओ क्या उत्तर प्रदेश की भूमिका थी। तो जो आपको पता है वही पॉइंट्स आपको लिखने होंगे, और उत्तर प्रदेश के भले ही आपके पास एक ही 2 पॉइंट्स हो उसमें, उनको ज़रूर लिख दीजिएगा, और बाकी जो आपको कहानी पता है उसको लिखना होगा। ठीक है, पूरी मॉडर्न हिस्ट्री को यहाँ पर डिटेल से पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर आप कोई भी बुक देखिए, डे देखिए या फिर आप ओनली IAS देखिए, किसी को भी देख लीजिए, सब लोगों ने क्या किया है कि जो मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है उसको पूरा एक्सप्लेन किया और उत्तर प्रदेश के उसमें इवेंट्स देती हैं। लेकिन मैं यहाँ पर पूरा मॉडर्न हिस्ट्री नहीं एक्सप्लेन कर रही हूँ, ना ही आपको उसके नोट्स बनाने की ज़रूरत है इतना डिटेल। जो उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक चीज़ें हैं उनको लिख लीजिए, बाकी आपकी प्रीलिम्स और GS1 में जो मॉडर्न हिस्ट्री आप करेंगे उससे हो जाएगा। उसका प्रयोग आपको यहाँ पर करना है, वो आप आंसर राइटिंग से सीख लेंगे। ठीक है, जो हमारे नोट्स होंगे वो रेपिटेटिव नहीं होने चाहिए। कुल मिलाकर कि हम इसको भी पूरा डिटेल लिख रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री उसमें भी लिख रहे हैं, वो बिल्कुल भी काम का नहीं है। ठीक है, अब ये मोटे मोटे इवेंट्स आज हम देखेंगे, इनमें क्या रही उत्तर प्रदेश की भूमिका, और हम क्या देखेंगे। एक आता है रेवोल्यूशनरी मूवमेंट यानी कि क्रांतिकारी आंदोलन। क्रांतिकारी आंदोलन अगर हम देखें तो क्रांतिकारी आंदोलन को हम मेनली मोटे तौर पर 2 फेजेस में बांट सकते हैं। रेवोल्यूशनरी मूवमेंट ये क्या था, ये वायलेंस का प्रयोग करके क्रांति लाना चाहते थे और अंग्रेज़ों से छुटकारा पाना चाहते थे। सबसे पहले क्रांतिकारी आंदोलन जो पहला फेज़ था, 2 फेजेस थे इसके। जो पहला फेज़ था इसमें हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में आज तक कुछ प्रभाव नहीं पड़ा, उत्तर प्रदेश में कोई मेजर इंसिडेंट नहीं हुआ। दूसरा जो फेज़ था इसमें देखेंगे कि हुआ। जो पहला फेज़ था ये 1897 में, जब जो चापेकर बंधु थे उन्होंने रांड नामक व्यक्ति जो कि एक प्लेग समिति के अध्यक्ष थे, उनकी हत्या कर दी थी, तब से माना जाता है। ये लगभग 1910-1915 तक का फेज़ था। उसके बाद फिर से जो क्रांतिकारी गतिविधियां थी वो धीमी पड़ने लगी। ये उसके बाद ये वाला जो पहला फेज़ था, ये इसका प्रभाव रहा कहाँ पर। बॉम्बे में चापेकर बंधुओं की जो घटना थी वो बॉम्बे में थी। बंगाल में जो मित्र मेला, अभिनव भारत जैसी जो सावरकर बंधुओं के द्वारा समितियाँ इस्टेब्लिश की गई थी वो इसी रिवोल्यूशनरी फेज़ में थी। पंजाब में जो
अजीत सिंह थे और उसके बाद लाला लाजपत राय के द्वारा इस समय पर गतिविधियां संचालित की जा रही थी। ठीक है, ये पहला फेज था, इसमें संयुक्त प्रांत में ऐसा कुछ हुआ नहीं था, तो हमें पहला फेज का क्रांतिकारी आंदोलन संयुक्त प्रांत के रिस्पेक्ट में नहीं पढ़ना है। अब आता है सेकेंड फेज। सेकेंड फेज कब शुरू होता है? जब असहयोग आंदोलन यानी कि जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था वो वापस ले लिया गया, उसके बाद शुरू होता है। क्यों शुरू होता है एकदम से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बाद? देखिए 1915 के बाद गांधी जी इंडियन पॉलिटिकल जो सीन था उसमें एंटर कर चुके थे। ठीक है, और गांधी जी से लोगों को बहुत उम्मीद थी। गांधी जी ने जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को लॉन्च किया तो लोगों ने बहुत ही आशा भरी नज़रों से उनको देखा कि अब गांधी जी आए हैं, अब पक्का जो कह रहे हैं कि अंग्रेज़ों से छुटकारा दिलाया जाएगा, तो इसके लिए पक्का वो जो कदम उठा रहे हैं उसमें उनका सहयोग देंगे तो हमें सफलता मिलेगी। लेकिन फिर जब गांधी जी ने चौरी चौरा की घटना के बाद वापस ले लिया तो लोगों में बहुत गुस्सा आ गया कि अरे ऐसे वापस ले लिया तो कैसे काम चलेगा। ठीक है, तो लोग इससे सहमत नहीं थे, बहुत लार्ज स्केल पे सहमत नहीं थे। गांधी जी के अपने रीजंस थे, उस पर हम नहीं जाएंगे। यही रीज़न था कि अब क्रांतिकारी जो गांधी जी पर थोड़ा विश्वास कर पा रहे थे कि हाँ गांधी जी कुछ कर सकेंगे, उनका विश्वास जो था वो डगमगा गया और टूट गया। ठीक है, तो इसीलिए असहयोग आंदोलन के बाद फिर से हम देखते हैं कि ये जो क्रांतिकारी गतिविधियाँ थी वो जोर पकड़ती हैं। ठीक है, अब ये जो दूसरे फेज में जोर पकड़ेंगी तब ये वाला हमें देखने को उसका इम्पैक्ट कहाँ पर मिलेगा? संयुक्त प्रांत में भी इससे संबंधित कुछ गतिविधियाँ होंगी। ठीक है, आ गया समझ में? मेनली जो पहला फेज था उसमें हम इतना ज़्यादा नहीं देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में कोई गतिविधियाँ घटित हुई हों। आपको किसी भी मेजर ऐसे बुक में नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ कुछ ऐसे इवेंट्स हुए हैं जो हमें थोड़ा सा देखने पड़ेंगे, जो अभी हम नोट से डिस्कस करेंगे। उसके बाद थोड़ा सा आउटलाइन आप लोगों को पता चल गया है। मॉडर्न हिस्ट्री के बहुत सारे इवेंट्स हैं, सब पर नहीं जाऊंगी, वो पॉसिबल नहीं है और वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। बाकी नोट से रेफर करते हैं, जहाँ पर जो चीज़ लगेगी वो बताती चलूँगी। देखिए इन वाले उसमें इस वाले क्रांतिकारी आंदोलन के पार्ट में आपको कुछ डेफिनेटली ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे जो आपको जितने भी सोर्सेज आप रेफर कर रहे होंगे उसमें नहीं मिलेंगे। अपनी कोई बड़ाई नहीं बता रही हूँ, बट बता रही हूँ कि इसके जो पॉइंट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे और मैंने भी जितने भी सोर्सेज देखे उसमें मुझे तो नहीं मिले। अगर आपने कहीं पढ़े हो तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो यस, आ जाते हैं क्रांतिकारी आंदोलन जो दूसरा फेज था उसमें हम देखते हैं हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA की स्थापना हुई थी। पढ़ा था प्रीलिम्स में, याद आया? HRA की स्थापना हुई थी। इन लोगों ने क्या किया था? इन लोगों को धन जुटाना था और इसके लिए इन्होंने काकोरी ट्रेन रॉबरी पहले कहा जाता था, लेकिन अब इसको ट्रेन एक्शन ही कहेंगे। ठीक है, काकोरी ट्रेन एक्शन को अंजाम दिया। इसमें हुआ क्या था? इसमें हुआ ये था कि जो ट्रेन जा रही थी उससे सामान लूटने का प्रयास किया गया था। ठीक है, और ये जो काकोरी है ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है, जिसकी वजह से हमारे लिए ये जो घटना है ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसके बाद आगे चलकर ये HRA जो एक ऑर्गेनाइजेशन था, इससे इंपॉर्टेंट ये काकोरी ट्रेन घटना उत्तर प्रदेश में हुई। फिर HSRA, ठीक है, जब इस वाले लोगों को काकोरी ट्रेन के बाद जब इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो फिर से इसको इसी ऑर्गेनाइजेशन को रीऑर्गेनाइज किया जाता है। ठीक है, पुनर्संगठित किया जाएगा। ठीक है, तो इसी ऑर्गेनाइजेशन को पुनः संगठन HSRA कहलाएगा। वो देखते हैं, अब देख लेते हैं। तो ये जो HRA संगठन था इसको बेसिकली बनाया किसने था? पहले पॉइंट पर आऊँगी, टेंशन मत लीजिए। सचिंद्रनाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चैटर्जी, इन सब लोगों ने मिलकर 1924 में कानपुर में इसको संगठित किया था, इस संगठन को। ठीक है, उसके बाद ये जो संगठन था इसने एक रॉबरी यानी कि एक डकैती ऑर्गेनाइज की थी, जिसमें जो 8 डाउन ट्रेन थी इसमें 9 अगस्त 1925 को। ठीक है, ये जो 9 अगस्त 1925 की डकैती थी यही काकोरी ट्रेन एक्शन थी। अब ये काकोरी कहाँ पर है? काकोरी पड़ता है लखनऊ के पास। ठीक है, तो ये जो काकोरी ट्रेन एक्शन था ये बहुत इंपॉर्टेंट घटना हो जाती है उत्तर प्रदेश के संबंध में। फिर इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था, जो HRA के लोग थे जिन्होंने डकैती को अंजाम दिया था। तो इनका केस किसने लड़ा था? चंद्रभान गुप्ता ने, जो आगे चलकर उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत के क्या बनते हैं? चीफ मिनिस्टर भी बनेंगे। ठीक है, उसके बाद जो HRA के सदस्य थे जो गिरफ्तारी से बच गए थे, उन्होंने फिरोज शाह कोटला में एक गुप्त बैठक भी की। ठीक है, ये जो गुप्त बैठक थी इसमें उत्तर यूनाइटेड प्रोविंस के कौन कौन लोग थे? अब HRA की बात हो रही है, HRA सिर्फ यूनाइटेड प्रोविंस का नहीं था। ठीक है, HRA की भले ही संगठन उत्तर प्रदेश में हुआ हो, अगर मैं उत्तर प्रदेश भी बोल रही हूँ तो संयुक्त प्रांत समझिएगा। ठीक है, तो भले ही संगठन संयुक्त प्रांत में हुआ हो, लेकिन ये पूरे ब्रिटिश इंडिया के जितने भी क्षेत्र थे सभी से लोग यहाँ पर आए हुए थे। ठीक है, तो अब
एचआरए में कुछ ऐसे लोग थे जो संयुक्त प्रांत के थे, उसमें ये शिव शर्मा लिखा हुआ है, शिव वर्मा भी कई जगह लिखा रहता है तो इसको शिव वर्मा ही कर लीजिएगा। शिव वर्मा, विजय कुमार सिन्हा, जयदेव कपूर, ये संयुक्त प्रांत के लोग थे जो कि हमारे इसमें एचआरए के सदस्य थे। ठीक है, उसके बाद वही चीज़ हिंदी में लिखी हुई है। उसके बाद आगे चलकर जब इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो एचएसआरए के फॉर्म में हम एक बार फिर से इस संगठन का पुनर्गठन देखते हैं। और एचएसआरए जो था इसमें हम देखते हैं कि भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त इसी के सदस्य थे जिन्होंने आगे चलकर केंद्रीय विधानसभा में बम फेंक दिया था। ठीक है, और इन लोगों को किसने सहयोग किया था? संयुक्त प्रांत के कौन वो सदस्य थे जिन्होंने भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को का सहयोग किया था? वो थे शिव वर्मा और जयदेव कपूर। ठीक है, और इन लोगों को आगे चलकर सहारनपुर से गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, देखिए बहुत शॉर्ट में चीज़ें चल रही हैं, बहुत डिटेल में मैं नहीं जा रही हूँ, थोड़ा सा चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपको चीज़ें नहीं भी रिकॉल हो रही है, इनको समझ लीजिए, फिर प्रीलिम्स का पढ़ेंगे या फिर GS1 का पढ़ेंगे तो आप इनको डिटेल से जब एचएसआरए पढ़ेंगे, एचआरए पढ़ेंगे, बहुत डिटेल से नहीं, थोड़ा बहुत डिटेल से ही पढ़ना होगा। ठीक है, उन्हीं को, उन पॉइंट्स को याद कर इन पॉइंट्स को ऐड कर लेना है आपको UPPCS के GS5 और 6 के पेपर के लिए। ठीक है, आगे चलकर क्या घटना हुई एचएसआरए की जो सदस्य थे एक चंद्रशेखर आज़ाद, 27 फरवरी 1931 को हम देखते हैं कि अल्फ्रेड पार्क प्रयागराज में इन्होंने अपने आप को गोली मार ली थी। तो ये वाली जो घटनाएं थी वो उत्तर प्रदेश के संबंध में हुई। ठीक है, एचआरए बना ऑर्गेनाइजेशन, एचएसआरए बना, इनकी बहुत सारी घटनाएं हुई इंपॉर्टेंट, लेकिन उसमें संयुक्त प्रांत के कौन कौन से लोग जुड़े थे, संयुक्त प्रांत के कौन से स्थान थे, वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया मोटा मोटा। आई होप क्लैरिटी मिल रही होगी, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, वरना हम भूल जाते हैं कि अच्छा ये जो इन्होंने डाली थी, बम फेंका था, तो इसमें उत्तर प्रदेश का क्या, संयुक्त प्रांत का क्या भूमिका होगी। तो ये जो 2 सदस्य थे उनके नाम याद रखने हैं फिलहाल आप। उसके बाद हम क्या देखेंगे, ये हो गया हमारा मोटा मोटा। अब अभी आपको मैंने बताया कि जो पहला फेज़ था, जो सेकेंड फेज़ में बस इतना ही था जो उत्तर प्रदेश से संबंधित था, संयुक्त प्रांत से। पहले फेज़ के समय पर भी कुछ चीज़ें ऐसी हुई जो डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ी हुई थी। ये वाला जो पार्ट है वो आपको मैं कह रही थी कहीं नहीं मिलेगा जनरल उसमें। ठीक है, सबसे पहले अगर आप देखें तो हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री जब पढ़ते हैं तो ऐसे बहुत सारे न्यूज़पेपर्स वगैरह पढ़ते हैं कि इन्होंने लॉन्च किया, लेकिन ये भी तो सोचिए कि तो मोटे मोटे हमें जब हमारी हिस्ट्री बुक बनाई गई तब मोटी मोटी चीज़ों को उठाकर पकड़ा दिया गया, लेकिन अगर रीजनल लेवल, लोकल लेवल पर देखो तो बहुत सारी चीज़ें हुई होंगी ना। तो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में अगर हम देखें तो क्या हुआ था, 2 पत्रिकाएं शुरू की गई थी उत्तर प्रदेश में क्रांतिकारी आंदोलन के पहले मुखपत्र के रूप में इनको जाना जाता है। ठीक है, एक पत्रिका थी स्वराज, एक पत्रिका थी कर्मयोगी। ठीक है, ये दोनों जो पत्रिकाएं थी उत्तर प्रदेश में शुरू की गई और ये पहला वाला फेज़ चल रहा है, मैंने बताया ना लगभग 1915 तक माना जाएगा। तो ये वाला जो फेज़ था इसमें ये जो कर्मयोगी पत्रिका थी ये हिंदी में एक फोर्टनाइटली पत्रिका थी, 15 दिन में रिलीज़ की जाती थी, 1909 में इलाहाबाद से प्रकाशित की जाती थी। इसके संपादक थे पंडित सुंदरलाल। इन्होंने क्या किया, अब इस पत्रिका के माध्यम से इनका क्या प्रयास था। अब उस समय पर फर्स्ट फेज में मैंने बताया कि पंजाब, बंगाल, बॉम्बे, वहाँ पर क्रांतिकारी गतिविधियाँ काफ़ी बढ़ चढ़कर चल रही थी। तो इनके इससे क्या पता चलता है, इनके पत्र से ये पता चलता है, इनके फोर्टनाइटली न्यूज़पेपर से पता चलता है कि बंगाल, पंजाब के जो क्रांतिकारी नेता थे जैसे कि बारिंद्र कुमार घोष थे, याद कीजिए फर्स्ट फेज के थे ये लोग, रिवोल्यूशनरी राज बिहारी बोस जो थे, ये लोग 1907 में इलाहाबाद का इन्होंने दौरा किया था। यहाँ पर आके इलाहाबाद में भी इन्होंने बैठकें आयोजित की थी और भूमिगत प्रतिरोध के लिए कार्यक्रम निर्धारित किए थे, है ना। अब ग्राउंड वर्क कर रहे थे ये लोग, ऐसा तो था नहीं, ये लोग जब पूरे ब्रिटिश इंडिया में घूम रहे थे, लोगों को जुटाने का प्रयास कर रहे थे, तो डेफिनेटली संयुक्त प्रांत में भी आए होंगे, लेकिन आज सच हम इतना बड़ा कुछ इवेंट नहीं देखते, इसलिए हमें लगता है फर्स्ट फेज में कुछ नहीं हुआ, लेकिन ऐसा तो था नहीं, फर्स्ट फेज में बिल्कुल ही अछूता रह गया होगा संयुक्त प्रांत, कुछ ना कुछ तो हुआ होगा ना। तो ये जो पत्रिकाएं थी इनके माध्यम से हमको पता चलता है कि ये लोग आए उत्तर प्रदेश में, संयुक्त प्रांत का इन्होंने दौरा किया, यहाँ पर इन्होंने बैठकें आयोजित की और लोगों को अंडरग्राउंड जो उनका प्रोग्राम चलता था उसमें एकत्रित, उससे जोड़ने का प्रयास किया। ठीक है, ये कर्मयोगी हो गई। एक जो ये स्वराज नामक पत्रिका थी, ये भी 1907 में इलाहाबाद से प्रकाशित की गई और उर्दू भाषा में थी, ये शांति नारायण के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो इससे भी हमें थोड़ी सी इसी विषय में जानकारी मिलती है। राइट, हो गया ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके बाद आगे हम देखते हैं
बनारस में जो बंगाल के रिवोल्यूशनरी थे सचिंद्र नाथ सान्याल, एस.एन. सान्याल का नाम सुना है ना, बंगाल के रिवोल्यूशनरीज में, इन्होंने बनारस में आकर एक हेल्थ क्लब स्टैब्लिश किया था जिसका नाम था यंग मेंस एसोसिएशन। ठीक है, ये जो हेल्थ क्लब इन्होंने शुरू किया था, इसका मकसद बेसिकली क्या था, ये एक अंडर कवर जैसे प्रोग्राम होते हैं ना, कि हेल्थ क्लब दिखाकर वहाँ से ये लोग कुछ क्रांतिकारियों को वहाँ पर अपॉइंट करने की कोशिश कर रहे थे, क्रांतिकारियों को एकत्रित करने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, तो ये बनारस में स्थापित किया गया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है जो आपको जनरली नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये, लेकिन इसके बारे में जानकारी पता चल गई थी, लोगों को पता चल गया था ब्रिटिश सरकार को 1915 में। इसका जो कवर चल रहा था, जो छुपा कर चीज़ें चल रही थी, वो सामने आ गई। ठीक है, तो एक ये पॉइंट हो जाता है हमारा इम्पोर्टेंट। इसी समय पर एक और जो चीज़ इम्पोर्टेंट होती है कि अराउंड द सेम टाइम एक गेंडालाल दीक्षित नामक व्यक्ति थे, इन्होंने इस्टेब्लिश करी थी सीक्रेट सोसाइटीज़, यानी कि गुप्त समितियां भी संयुक्त प्रांत में इन्होंने स्थापित करी थी। ठीक है, जो कि अपने आप में अलग थी। बंगाल रिवोल्यूशनरीज थे, बंगाल के क्रांतिकारी से नहीं जुड़ी थी। अब लोग अपने अपने लेवल पे सब लोग प्रयास कर रहे थे कि नहीं, तो गेंडालाल दीक्षित ने संयुक्त प्रांत में प्रयास किया था कुछ ऐसी सीक्रेट समितियाँ स्थापित करने का, गुप्त समितियाँ, जिसमें से मेजरली हम देखते हैं दो नाम, शिवाजी समिति और मातृवेदी समिति। ठीक है, अगर आप इनके नाम ही लिख देते हैं और रिवोल्यूशनरी से संबंधित क्वेश्चन आता है तो डेफिनेटली आपको दूसरों के कंपैरिजन में जो ये सब नहीं लिखेंगे उनसे ज़्यादा ही मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अब ये जो मातृवेदी कमेटी थी, गुप्त समितियां थी जो नीचे अंडरग्राउंड होकर, अंडर कवर होकर काम करने की कोशिश करती थी, राम प्रसाद बिस्मिल इसके सदस्य थे। ठीक है, हम देखते हैं कि मातृवेदी के बारे में थोड़े से पॉइंट्स देखेंगे। ये पब्लिश करते थे रिवोल्यूशनरी बुक्स और पैम्पलेट्स की, लोगों को जागरूक करें, क्रांतिकारी बुक्स और पैम्पलेट्स को ये बेचते थे। ठीक है, 1916 में शाहजहांपुर में हम देखते हैं, जो शाहजहांपुर के समिति के इंचार्ज थे राम प्रसाद बिस्मिल, इन्होंने एक किताब भी लिखी थी, अमेरिका की स्वतंत्रता का इतिहास। अब इस किताब के माध्यम से अमेरिका को कैसे स्वतंत्रता मिली, इसके माध्यम से लोगों को जागरूक करने का प्रयास था। ठीक है, तो ये एक पॉइंट हो गया। फिर हम देखते हैं कि 1918 में ही, आगे चलकर 1918 में राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा क्या प्रयास किया गया था कि जो कांग्रेस, अब कांग्रेस की चीज़ें साइमल्टेनियसली चल रही थी कि नहीं, कोई भी ऐसा नहीं था कि एक घटना घटती थी, हर चीज़ चारों तरफ अलग अलग चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, तो हिस्ट्री पढ़ते टाइम हम ये भूल जाते हैं कि अरे ये घटना हो, ये कैसे हो गई, तो थोड़ा सा ये दिमाग खोला रखा करिए कि सब चीज़ें साइमल्टेनियसली चल रही हैं। तो ये जो कांग्रेस का सेशन हुआ, इनका प्रयास था कि कांग्रेस के सेशन के बाहर इन्होंने ऐसा स्टॉल लगाया जिससे मातृवेदी जो थे उनके बारे में मतलब ये जो रिवोल्यूशनरी चीज़ें थी इनको बढ़ावा मिल सके, और वहाँ पर उन्होंने पैम्फलेट बेचने का प्रयास किया। लेकिन कई सारे मातृवेदियों को वहाँ से अरेस्ट कर लिया गया, यानी कि जो उस समिति के लोग थे। और यहाँ पर फिर इन लोगों पर जो चलाई गई कॉन्स्पिरेसी केस, वो था मैनपुरी कॉन्स्पिरेसी केस। ठीक है, तो ये अपने आप में कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उत्तर प्रदेश का एक मैनपुरी कॉन्स्पिरेसी केस है, जो शायद जनरली आप कहीं नहीं पढ़ेंगे, उसको आप मेंशन कर देते हैं। समझ रहे हैं इसकी इम्पोर्टेंस? ठीक है, मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ कि शायद आप लोग इतना उसको रिलेट ना कर पा रहे हैं, उसकी इम्पोर्टेंस ना समझ पा रहे हो। ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको हिंदी में मिल जाएंगी। ठीक है, तो कोई भी रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ या उत्तर प्रदेश के लोगों से संबंधित ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो इन लोगों के नाम आप मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि ये लोग जनरली नहीं मिलते हैं हमको। तो जो जनरली मिलते हैं उनका भी नाम कर लिखना है और इनके बारे में भी लिखना है। ठीक है, मातृवेदी समिति और शिवाजी समिति। ठीक है, ये पॉइंट हो गया मैनपुरी षड्यंत्र केस। देन आगे बढ़ते हैं, अब हम आते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन में। असहयोग कर चुके हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन में। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन में था क्या, देखिए, तो 1930 में फाइनली ये मूवमेंट जो था उसको लॉन्च किया गया। गांधी जी ने इससे पहले अपनी कुछ 11 मांगे रखी थी, उनको नहीं माना गया, और फाइनली 1930 में गांधी जी ने क्या कहा कि अब नमक कर को तोड़कर इसको लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, तो सॉल्ट लॉ को ब्रेक करने की बात क्यों की गई थी, क्योंकि सॉल्ट एक ऐसी चीज़ थी जो प्रत्येक वर्ग का, चाहे वो मिडिल क्लास हो चाहे अपर क्लास हो, समझ रहे हैं, मतलब जो भी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी था, सब लोग नमक से जुड़ सकते थे। ये ऐसा मुद्दा था, इसलिए गांधी जी ने इसको चूज़ किया था। तो हम देखते हैं कि 12 मार्च 1930 को गांधी जी एक मार्च निकालते हैं, एक यात्रा शुरू करते हैं, और इसको डांडी मार्च के नाम से भी जाना जाता है। और ये क्या कहते हैं कि हम वहाँ पर जाकर जो कानून है उसको तोड़ेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बैकग्राउंड हो गया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का, कैसे शुरू हुई। तो ये डांडी मार्च और सॉल्ट लॉ को ब्रेक करने वाले पॉइंट्स क्लियर हो गए, बाकी इसकी डिटेल्स में हम नहीं जा रहे हैं। ठीक है,
अब उत्तर प्रदेश से संबंधित यहाँ पर क्या पॉइंट्स हैं? जो इसमें नेता थे, उत्तर प्रदेश या संयुक्त प्रांत के प्रमुख नेता कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, जीबी पंत, पुरुषोत्तम दास टंडन, आचार्य नरेंद्र देव। ये जो थे उत्तर प्रदेश या फिर संयुक्त प्रांत के प्रमुख नेता थे जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। बहुत सारे अभियान चलाए गए थे पूरे ब्रिटिश भारत में। उसमें से एक नो टैक्स कैंपेन जो था, ये कहाँ चलाया गया? ये चलाया गया हमारे संयुक्त प्रांत में। गांधी जी के दांडी मार्च से प्रभावित होकर पूरे ब्रिटिश इंडिया में बहुत सारे अलग अलग लोगों ने अलग अलग जगह पर मार्चेस किए, ठीक है। सिमिलरली उत्तर प्रदेश में भी ये मार्च किए गए, ठीक है। अब आपसे पूछ लिया जाए, सविनय अवज्ञा आंदोलन में उत्तर प्रदेश या फिर संयुक्त प्रांत की क्या भूमिका थी, ठीक है। तो मेजर आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन जो पता है वो लिखेंगे, और ये जो 2-3 पॉइंट्स हैं यही है हमारे पास, ठीक है। इसके अलावा जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स ने रिजाइन कर दिया, ठीक है, वो भी अब सब पूरे ब्रिटिश भारत के किया है, यहाँ से भी कर दिया होगा फिर, ठीक है। लोगों ने जो फॉरेन क्लोथ्स थे उनको जला दिया, ठीक है। शॉप्स को, जो लिकर शॉप्स थी उनको ख़राब कर दिया, ठीक है। टैक्सेस देने से मना कर दिया, टैक्स वाला तो यहीं पर पॉइंट हो गया, ठीक है। गवर्नमेंट सर्वेंट्स ने रिजाइन कर दिया, वो बता दिया। लोगों ने बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया, ठीक है। ये जो नॉर्मल जनरल पॉइंट्स है ना, उनको भी आप यहाँ पर लिखेंगे, राइट। लेकिन उनके साथ आप इनको भी इंपॉर्टेंट हैं जो उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक, उनको भी उसी में घुमा फिरा कर मेंशन कर देंगे, ताकि उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक पॉइंट हमारे पास रहने चाहिए। अब भूमिका अगर पूछ ली जाए तो जैसे हमारे पास ये ओनली आईएएस की जो प्रहार है, उन्होंने एक चीज़ अच्छी ये करी कि उन्होंने तो पॉइंट में बता दिया है, ठीक है। दो कुछ पॉइंट्स फर्जी दे रखे हैं, लेकिन ये पॉइंट्स हमारे सामने रहेंगे ना कि अब रोल आ गया तो हमको समझ ही नहीं आएगा रोल लिखेंगे ऐसे। सिर्फ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में तो लिख नहीं देंगे, तो रोल के लिए कुछ हेडिंग्स टाइप का दिमाग में होना चाहिए कि सॉल्ट मार्च, हम पहले थोड़ा सा बताएं, नमक मार्च जो शुरू हुई थी, इसमें हम बता दें कि उत्तर प्रदेश में भी लोगों ने इसको किया, ठीक है। उत्तर प्रदेश में जो नेतृत्व हमने देखा, जवाहरलाल नेहरू, जीबी पंत, ये एक पॉइंट लिखकर उसमें इन वाले पॉइंट्स को मिला देंगे, उत्तर प्रदेश के लोगों ने जो नेतृत्व किया। फिर दांडी मार्च और सॉल्ट सत्याग्रह का पॉइंट एक लिख सकते हैं। इसमें लिखेंगे क्या एग्जैक्टली? इसमें हम बता सकते हैं कि कैसे जो प्रमुख क्षेत्र थे, प्रयागराज, ठीक है, उस समय पर इलाहाबाद हो गया या फिर लखनऊ हो गया, वाराणसी हो गया, यहाँ पर नमक कानून को तोड़कर यहाँ पर नमक निर्मित किया गया, ठीक है, सिमिलर लाइंस पर जैसे कि गांधी जी का प्रयास था। बढ़ चढ़कर महिलाओं के द्वारा और विद्यार्थियों के द्वारा उत्तर प्रदेश के पार्टिसिपेट किया गया। महिलाओं ने सत्याग्रह के लिए मार्चेस निकाली, ठीक है। जो लिकर शॉप्स थी उनको लूटा, ठीक है, उनका विद्रोह किया, प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट किया, जो बाइकआउट कर दिया, ठीक है। कैसे लोगों ने रिज़ाइन कर दिया अपनी सरकारी नौकरियों से, वो वाले पॉइंट्स आप यहाँ पर डाल सकते हैं। और उसके बाद दमनकारी जो नीतियाँ थी, जिसके परिणाम स्वरूप इतना ज़्यादा ब्रिटिशर्स ने दमन किया कि इस मूवमेंट को कि फाइनली जो इसमें बहुत बड़ा एक हाई वेव देखने को मिलती है, वो धीमे धीमे शांत हो गया, ठीक है। तो आगे चलकर गांधी जी को इसको वापस भी लेना पड़ गया, ठीक है। तो इनको पॉइंट्स को बस अगर आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो वहाँ पर आंसर फ्रेम करना इजी हो जाता है, अदरवाइज हमें समझ नहीं आता कि कैसे करें। इसीलिए मैंने ये पॉइंट्स के माध्यम से बताने की कोशिश करी है। सिमिलरली यहाँ पर जो नहीं भी मैंशनड है, जैसे मान लो इंडिविजुअल सत्याग्रह के लिए आ जाए, ठीक है। इंडिविजुअल जो सत्याग्रह था, तो इसमें क्या हुआ? अब इसमें अगर हम देखें तो सबसे पहले आपको पता होगा कि सबसे पहले विनोबा भावे थे, दूसरे जवाहरलाल नेहरू थे, तीसरे ब्रह्मदत्त थे जिन्होंने शुरू किया। अब उत्तर प्रदेश की इसमें क्या भूमिका थी? तो बहुत सारे लोगों ने उत्तर प्रदेश से भी पार्टिसिपेट किया, जिसमें जवाहरलाल नेहरू आ जाते हैं। जवाहरलाल नेहरू उत्तर प्रदेश के थे, तो हर जगह आप इनका नाम लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसने लोगों को जागरूक किया, ठीक है, लोगों में नेशनल कॉन्शियसनेस, नेशनल अवेयरनेस बढ़ाई, ठीक है। उसके बाद क्या कह सकते हैं कि जो सरकार का जो मासेस थे उनको कहीं ना कहीं मूवमेंट ने जोड़ा और आगे आने वाला जो क्विट इंडिया मूवमेंट था उसके लिए तैयार किया, ठीक है। इस तरह के कुछ पॉइंट्स बना सकते हैं, क्योंकि ऐसा आज सच आप इंडिविजुअल सत्याग्रह में उत्तर प्रदेश में नहीं देखेंगे, लेकिन आप अगर पूछ लिए तो आपको इस तरह से पॉइंट्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो आई होप थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा। उसके बाद ये कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ का पॉइंट आता है, ठीक है। जो कांग्रेस मंत्रालय बने थे 1937 में, उससे संबंधित कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। आपको पता है कि जो ये मंत्रालय बने थे, तो ये जो सरकार बनी थी प्रोविंसेस में, ये 11 प्रोविंसेस में चुनाव हुए थे, जिसमें हम देखते हैं कि मेजॉरिटी कांग्रेस को मिली थी 6 प्रांतों में,
ठीक है। लार्जेस्ट पार्टी के रूप में अगर हम देखें तो कांग्रेस उभरी थी बंगाल में, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में, असम में और बॉम्बे में। हालांकि बॉम्बे में मेजॉरिटी नहीं थी, ठीक है, और काफ़ी खराब प्रदर्शन रहा था पंजाब और सिंध में, ठीक है। तो वो सारे तो हमारे अलग पॉइंट्स हो गए। अब हम आते हैं संयुक्त प्रांत में जो सरकार बनी थी, इसमें कांग्रेस ने की ही सरकार बनी थी इस प्रांत में। इसको लीड किया था जीबी पंत ने। पहले हम देखते हैं कि इनिशियली जो ब्रिटिशर्स थे वो ऐसे तो आसानी से मान नहीं जाते, तो उन्होंने अपनी सरकार माइनॉरिटी की बना ली थी, लेकिन फिर बाद में एकदम से फिर उन्होंने कहा नहीं चलो तुम लोग सरकार फॉर्म करो, ठीक है। तो जीबी पंत के नेतृत्व में ये सरकार बनी। तो इन्होंने कुछ अच्छे काम करने की कोशिश करी। ऑब्वियसली इन लोगों का प्रयास ये था कि कुछ अच्छे बदलाव लाए जा सके जो हमें पता होने चाहिए। तो जब ये संयुक्त प्रांत में सरकार बनती है कांग्रेस की, तो इन्होंने क्या किया, टेनेंसी एक्ट पास किया 1939 में। इसके माध्यम से सभी संवैधानिक किराएदारों को स्वामित्व का वंशानुगत अधिकार दे दिया गया कि लोग जो थे, जो टेनेंट्स थे, जिनका कोई अधिकार नहीं था, सारी जो उनके प्रॉपर्टी के राइट, एग्रीकल्चर जो उनका खेती करते थे जिस ज़मीन पर, उस पर उनका कोई अधिकार ही नहीं था, तो उनको टेनेंट्स के रूप में बस कभी भी निकाल दिया, कभी भी उनको हटा दिया, ऐसा चलता था। तो उनको कुछ लीगल राइट्स दिए गए कि नहीं तुम्हारी प्रॉपर्टी है, ऐसे कोई तुमको नहीं निकाल सकता, ठीक है, तुम काम करोगे वहाँ पर तो निकाला नहीं जा सकता। और इन्होंने श्रमिकों के समर्थन के लिए, किसान के समर्थन के लिए कुछ कानून, कुछ पॉलिसीज़ लाने की कोशिश करी। इस समय पर जो इनकी सरकार बनी थी उसमें जो इम्पोर्टेंट लीडर्स थे वो कौन कौन से थे, रफ़ी अहमद किदवई, विजय लक्ष्मी पंडित, प्यारे लाल शर्मा, मोहम्मद इब्राहिम, ठीक है, तो इनके नाम लर्न कर लीजिएगा। इन्होंने सूती उद्योग और शराबबंदी को बढ़ावा देने का भी प्रयास किया था, ठीक है, कि शराबबंदी हो सके और सूती उद्योग को बढ़ावा मिले। तो ये इनके कुछ प्रमुख काम थे जो हमको पता होने चाहिए, संयुक्त प्रांत में इन्होंने किए। उसके बाद अगला आ जाता है हमारा क्विट इंडिया मूवमेंट, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन। ये 1942 में गांधी जी के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसके जो बेसिक्स हैं वो आप लोगों को पता होंगे। इसको ग्वालियर टैंक मैदान से लॉन्च किया गया था गांधी जी के द्वारा, और उसके बाद हम देखते हैं कि डू और डाई का नारा इसमें दिया गया था, और मूवमेंट सही से लॉन्च भी नहीं हो पाया था, सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था, फिर बहुत सारे नेताओं ने अंडर कवर होकर काम किया, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें क्विट इंडिया मूवमेंट में हम पढ़ते हैं, प्रीलिम्स में भी पढ़ेंगे और GS 1 में भी पढ़ेंगे, ठीक है। अब उत्तर प्रदेश यानी कि संयुक्त प्रांत की इसमें क्या भूमिका थी वो हम देखेंगे। इस समय पर बहुत सारी समानांतर सरकारें स्थापित हुई, पैरेलल गवर्नमेंट्स, जो कि एक स्थापित हुई हमारी बलिया उत्तर प्रदेश में, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। इसके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे। इसके अलावा जो ये पैरेलल गवर्नमेंट्स थी, ये कहाँ पर स्थापित हुई थी, तामलोक, सतारा, इन जगहों पे भी हुई थी। लेकिन हमारे लिए संयुक्त प्रांत के पॉइंट से क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, बलिया की चित्तू पांडे के नेतृत्व में ये सरकार स्थापित हुई थी, और शेर ए बलिया चित्तू पांडे को कहा जाता था, ठीक है। तो ये सरकार स्थापित होने का मतलब क्या था कि इन्होंने अंग्रेजों को हटाकर अपने कहा कि अब हमारा शासन चलेगा, ठीक है। कई सारे जो वहाँ पर पुलिस स्टेशन थे उन पर कब्जा कर लिया, ठीक है। जो कांग्रेस के नेताओं को गिरफ्तार किया गया था उनको रिलीज करवा दिया, और कलेक्टर से जो शक्तियाँ थी उनको अपने पास कर लिया कि अब हम सरकार चलाएंगे, तुम नहीं। लोगों ने इनका काफ़ी ज़्यादा सहयोग किया। हालांकि इनका जो भी सक्सेस था वो काफ़ी शॉर्ट लिव्ड था, क्योंकि अंग्रेज़ों ने वापस अपना इनको हटाकर अपना कब्जा स्थापित कर लिया था। लेकिन थोड़े टाइम के लिए अगर इन्होंने सरकार चलाई तो उसमें इन्होंने कुछ अच्छा काम करने की कोशिश करी। साथ में इन्होंने क्या किया था, इन्होंने लोगों से मांग की, नैतिक आधार पर, मॉरल ग्राउंड्स पर इन्होंने कहा कि हमको जो भी लूट का पैसा है उसको लौटाओ, ठीक है। तो लगभग 1.5 लाख रुपए इनको इस ऐसे डिपॉजिट हो गए थे। इसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट के समय पर हम देखते हैं कि जो जौनपुर है, यहाँ पर कई सारे प्रोटेस्ट होते हैं। जौनपुर क्या, बाकी जो जगहें हैं, आजमगढ़, सुल्तानपुर, फैजाबाद, गोरखपुर, गाजीपुर, बस्ती, इन सभी जगहों पर हमको कुछ ना कुछ आंदोलन देखने को मिलते हैं। आप कहेंगे ऐसे तो सब जगह ही हुए थे, डेफिनेटली हुए थे, लेकिन जब तक आप इनका नाम यहाँ नहीं देखेंगे और आपसे क्वेश्चन आ जाएगा तो आप इनके शायद नाम लिख भी ना पाएँ। आपको लगेगा पता नहीं कौन से डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना है, कौन सी का नहीं लिखना है, इसीलिए मैंने यहाँ पर ये लिख रखा है, ठीक है। जौनपुर जिले में क्या हुआ था, अगर हम देखते हैं गांधी जी के अरेस्ट के बाद और बाकी लोग के अरेस्ट के बाद काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर प्रोटेस्ट हुए थे। उसके बाद कई सारे रेलवे स्टेशन पूरे भारत में ही चलाए गए थे, तो संयुक्त प्रांत में भी चलाए गए। सबसे क्रूर दमन का सामना यहाँ पर देखने को मिलता है, पूरे ब्रिटिश भारत में देखने को मिलता है, लेकिन क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद सबसे ज़्यादा क्रूरता के साथ इसका दमन किया गया था। एक चीज़ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट ये हो जाती है, जो इधर के पॉइंट्स लिखे हैं, ये जो पैरेलल गवर्नमेंट स्थापित हुई थी, जब अंग्रेज़ों ने वापस शासन स्थापित कर लिया अपना, तो इन्होंने जो जनता थी उस पर फाइन्स लगाए और लगभग 12 लाख लोगों से इन्होंने रुपए वसूले थे। साथ में 1000 से ज़्यादा लोगों को इन्होंने गिरफ्तार किया था। तो अगर मान लीजिए कि इसी पर क्वेश्चन आ जाए तो अंग्रेज़ों का रिप्रेशन
जो अंग्रेज़ों ने दमन की नीतियाँ चलाई उसके परिणाम स्वरूप अंग्रेज़ों ने ये भी लागू किया। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है। तो हमने सब कुछ देख लिया है मोटा मोटा उत्तर प्रदेश यानी कि संयुक्त प्रांत के संबंध में सारी चीज़ें हमने कवर कर ली। इनकेस आपको लगता है कि नहीं ये वाला पॉइंट रह गया है तो आप मुझे बता दीजिएगा। बाकी मुझे कोई चीज़ इंपॉर्टेंट लगेगी तो डेफिनेटली मैं शेयर करूँगी, अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो से हम पॉइंट 4 पर मूव ऑन करेंगे, ठीक है। एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।